बेसिक कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग किए भी थे। कितना हो गया था टोटल पॉइंट? 17 हो गया था। मतलब 17 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर किए हैं और अकाउंट्स के आप 17 टर्म्स को जान रहे हैं, ठीक है। और कुछ 8-10 टर्म्स और है, बेसिक चीज़ें, उसको करने के बाद हम लोग फिर प्रैक्टिकल में स्टार्ट करेंगे। लिखो 18th पॉइंट, इवेंट। EVENTS, इवेंट मैनेजमेंट वाला इवेंट, इवेंट लिख दो, ठीक है। EVENT, इवेंट। बहुत डिटेल डिफिनेशन लिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, टू द पॉइंट लिखाएंगे और समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। बाकी डिटेल डिफिनेशन देखना है तो आप लोग बुक खरीद ही लिए होंगे। सब लोग बुक खरीद लिया है? DK गोयल का बुक लेना है, ठीक है। क्या दूसरा ऑथर का है तो वो रखो, लेकिन साथ ही साथ जो क्लास में पढ़ाई होगा वो भी रखो, क्योंकि हम तो पढ़ाएंगे तो सबको अलग अलग बुक से नहीं पढ़ा सकते हैं ना। हम तो एक बुक पढ़ाएंगे और उसी से सबको पढ़ाएंगे। अब किसी के पास एक्स्ट्रा बुक है तो वो रेफर कर सकता है, 2 बुक पढ़ेगा तो नॉलेज ही बढ़ेगा, कोई खराबी तो नहीं करेगा, ठीक है। 2 बुक रखो। हम तो हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि 2 बुक रखना चाहिए। एक बुक तो जिससे पढ़ाई हो, प्रैक्टिस करे, और दूसरे बुक से को भी रेफर करें, जिससे देखें कि दूसरे ऑथर क्या पॉइंट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं इस पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो बेटर है आपके पास 2 बुक है तो। चलो लिखते हैं, इट इज ए रिजल्ट ऑफ, it is the result of group of transactions, group of transactions। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी होगा। लिखो, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे बुक्स में, हमारे बिजनेस में। उससे पहला था परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किए हम लोग 50,000 का, 50,000 का। क्या ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा, हाँ या ना? ट्रांजेक्शन कहलाएगा, एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को मनी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन। सेकेंड, उस गुड्स को खरीदने में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे किए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए का हम लोग क्या लग गया? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया, ठीक है। ये भी ट्रांजेक्शन है क्योंकि एक्टिविटी है और मनी के टर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। और थर्ड है ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स था उसको हम लोग बेच दिए 1 लाख में। क्या तीनों ट्रांजेक्शन है? ठीक है। अब एक बात बताओ, गुड्स हम लोग खरीदे थे 50,000 में और उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा? 10,000, और उसको बेचे कितने में? 1 लाख में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। ये समझ गए? 40,000 क्या हो गया हम लोग का प्रॉफिट? लिखो प्रॉफिट 40,000। लेकिन क्या प्रॉफिट एक्टिविटी है? प्रॉफिट तो एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी क्या था? ट्रांजैक्शन क्या था? ऊपर तीनों पॉइंट लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और सेल ऑफ गुड्स। ये हमारा एक्टिविटी था या ट्रांजैक्शन था। इन तीनों ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ हमारा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। लेकिन इवेंट क्या होगा? ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट। समझ में आ गया इवेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग? आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ाए थे? इन्वेंट्री पढ़ाए थे, गुड्स और इन्वेंट्री पढ़ाए थे। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन करना रह गया था, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग फिर आगे के पॉइंट्स पे जाते हैं। तो स्टॉक क्या था? और कुछ लोगों का इस पॉइंट में कंफ्यूजन था भी। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले गुड्स से आते हैं, थोड़ा सा रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। गुड्स क्या था? गुड्स का मतलब ये था कि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, किस लिए? या तो उसको एज इट इज सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, या फिर उससे
फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो जो भी सामान जो हम लोग खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉक में हम लोग बोले थे कि 4 टाइप का स्टॉक होता है। कोई भी सामान जो हम लोग खरीदते हैं जो हमारा मतलब यूज है और उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक। जैसे एग्जांपल लिए थे, हम फोन खरीदे थे 100, लेकिन 31 मार्च में बचा हुआ फोन था कितना? 5 फोन। तो हमारा स्टॉक कितना होगा? 5। और गुड्स कितना परचेज किए? 100। अगर बोलेगा कि कितना गुड्स आप परचेज किए तो क्या बोलेंगे हम लोग? 100। और कोई पूछेगा कि स्टॉक कितना बचा हुआ है तो क्या बोलते हैं? 100 कि 100 खरीदे थे। नहीं, स्टॉक तो मतलब बचा हुआ हिस्सा है ना। स्टॉक कितना था? 5। अब स्टॉक को हम लोग 4 टाइप में बांटे थे। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोलने का मतलब है कि सपोज हम कुछ प्लास्टिक खरीदे थे, 1000 kg हम लोग प्लास्टिक खरीदे और उससे क्या करेंगे हम लोग? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे। लेकिन जरूरी है क्या कि 1000 kg हम लोग अगर प्लास्टिक खरीदे तो सारा का सारा यूज हो जाए? नहीं, हो सकता है उसमें 100 kg प्लास्टिक बचा हुआ रहे। तो ये 100 kg प्लास्टिक जो बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसी तरीके से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मशीन में डालेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होकर पेन बनेगा। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 31 मार्च को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे। 31 मार्च को फैक्ट्री बंद तो करेंगे ना भाई। तो फैक्ट्री जब बंद करेंगे तो जरूरी है क्या कि मशीन में जितना प्लास्टिक डालें सबका सब पेन बन के तैयार हो गया? हो सकता है कुछ प्लास्टिक मशीन में पड़ा हुआ रहे, आधा अधूरा मिक्स करके रखा हुआ है ना। हो सकता है कि प्लास्टिक को मिक्स करके रखा हुआ है, वो पेन भी नहीं बना है ना, तो वो रॉ मटेरियल बचा है। तो उस पेन को हम लोग फेंक तो नहीं देंगे, वो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको हम लोग फेंक तो नहीं सकते हैं। तो उस जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी मेरे लिए क्या है? स्टॉक है या इन्वेंट्री है। 2 चीज समझ गए थे। उसके बाद थर्ड था फिनिश गुड्स। अब सपोज हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे, फिनिश गुड्स बनाए और 1000 पेन बना दिए। 1000 पेन बना दिए साल भर में। 1000 पेन बनाए, उसमें से 900 पेन तो बिक गया साल भर में और 100 पेन अभी नहीं बिका है। तो क्या वो फेंक देंगे? नहीं, फेंकेंगे नहीं। वो जो 100 पेन जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो 100 जो पेन बचा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। लास्ट बचा स्टॉक इन ट्रेड। अब इस बार हम लोग क्या किए थे ना, डायरेक्टली अब छोड़ दो फैक्ट्री वाला बिजनेस छोड़ दो, हम पेन का डीलर है, पेन खरीदते हैं, पेन बेचते हैं, पेन खरीदते हैं और पेन बेचते हैं। हम ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख पेन खरीदे। कितना पेन खरीदे? 1 लाख। तो जरूरी क्या सारा बिक जाएगा? नहीं, कुछ बचा हुआ रह गया, 10,000 पेन बचा हुआ रह गया। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यहां तक समझ गए थे हम लोग। आगे चलते हैं। 18 पॉइंट हो गया था। 18 के बाद लिखो 19। डिस्काउंट। सब लोग सुना है डिस्काउंट का? लड़की लोग को इस वर्ड से कुछ ज्यादा लगाव होता है। लिखो, इट इज ए रिबेट गिवन बाई। कौन किसको देता है? कौन किसको देता है? सेलर देगा ना। गिवन बाय द सेलर टू इट्स बायर्स। बायर को ही देगा ना। हाँ, बायर्स या कस्टमर्स, जो भी लिखना है लिख लो। डन। एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, शॉप बोल दो या शोरूम बोल दो। ये कपड़ा का शॉप है, मेरे एक स्टूडेंट का शॉप है, ठीक है ना, हो गया शॉप। मेरे एक स्टूडेंट का शॉप था, उसकी दुकान के बाहर लिखा हुआ था फ्लैट 25% ऑफ। ऐसे लिखा हुआ रहता है ना दुकान के बाहर, फ्लैट 25% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ। पेपे जीन्स के शोरूम में जाते हैं, फ्लैट 25% ऑफ। स्पाइकर में जाते हैं, फ्लैट 25% ऑफ। तो ये क्या मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि 25% वो क्या देगा? सारे गुड्स को डिस्काउंट में देगा। ठीक है,
अब तुम लोग का दुकान था, हम उस दुकान में पहुंच गए। तुम लोग जैसे ही देखा मेरे को बोला कि अरे यार सर आ गए, पता नहीं सामान तो खरीद लेंगे, पैसा वैसा देंगे कि नहीं देंगे, टेंशन होने लगा इन लोगों की, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम दुकान में पहुंच गए। दुकान में पहुंच गए तो मेरे को एक जीन्स भी पसंद आ गया। आ सकता है ना भाई, एक जीन्स पसंद आ गया। हम बोले निकालो भाई ये जीन्स निकालो। तुम लोग जीन्स निकाला। जीन्स MRP था 2000 रुपये। MRP कितने था? 2000 रुपये। बस मेरे को वो जीन्स पसंद आ गया। अब तुम्हारे दुकान में क्या ऑफर चल रहा है? फ्लैट 25% ऑफ। तो इसमें 25% ऑफ देगा तुम लोग, देगा ना? इसमें कितना % ऑफ देगा? लेस डिस्काउंट कितना? 500। तो कितने में ये जीन्स मेरे को बेचा? 1500 में जीन्स बेचा। और ये हम थे, ये जीन्स पकड़े और लेके जाने लगे। बोला सर हम बोले क्या बात है? तो क्या मांग रहे हैं तुम लोग? क्या इच्छा क्या है? बोल दो। बोल रहे देखो, बोल नहीं रहा है कोई, लेकिन सबके मन में बात चल रहा है कि सर अभी तक पैसा नहीं दिए, है ना? पैसा दीजिए सर, पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग इतना चालू चीज है, पैसा डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं लोग। मैं क्या बोल रहे हैं कि सर मेरे दुकान में एक ऑफर चल रहा है। हम बोले क्या ऑफर है भाई बताओ। ऑफर जैसे ही बोला तो मेरा तो एकदम पूरा आँख वाँख चौड़ा हो जाता है, एकदम पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बोला सर मेरी दुकान में एक ऑफर चल रहा है। हम पूछे कौन सा ऑफर चल रहा है भाई बताओ। तो बोला कि सर ऑफर ये है। ऑफर कैसा है? देखो मेरे को तो घुमा फिरा के बात कर रहा है। ऑफर ये है कि इफ यू पे विदिन 7 डेज, ऐसे मेरे को बोल रहा है, इफ यू पे विदिन 7 डेज you will get additional discount of 4%। ऐसे तुम लोग बोला मेरे को कि सर अगर आप 7 दिन के अंदर या अभी पेमेंट कर देते हैं तब वो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 4%। तुम लोग को लग रहा था कि सर हो सकता है पैसा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हम वैसे थोड़ी थे भाई। हम तो सोच ही के रखे थे कि दे देंगे भाई, भले ही स्टूडेंट का पैसा थोड़ी मार लेंगे, तो हम तो सोच के ही रखे थे कि दे देंगे। तो तुम लोग बोल भी दिया कि सर आप लोग को आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप 7 दिन के अंदर या अभी पेमेंट करेंगे तब वो कितने का डिस्काउंट देंगे? 4% का डिस्काउंट देंगे। तो हम क्या बोले कि चलो यार पे कर देते। तो तुम लोग क्या पे किए? हम लोग पेमेंट कितना करना था? हमको पेमेंट करना था 1500 पेमेंट करना था ना, 1500 पेमेंट करना था। इसमें मेरे को तुम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दे दिया? एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, इसको कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया हमको 4%। तो 1500 का 4% कितना हो गया? 60। हम तुम लोगों को कितना पेमेंट कर दिए? 1440। अब इस दोनों चीजों में 2 बार हम लोग डिस्काउंट देखें, ठीक है? एक तो डिस्काउंट देखे, वो बड़ा कॉमन सा डिस्काउंट था कि तुम दिवाली पे लिख दिया कि तुम फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है, जो भी आएगा खरीदेगा, पैसा देगा या नहीं देगा। अगर हम पैसा नहीं देते उसी समय तो क्या ये 25% डिस्काउंट मेरे को मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। वो तो मिल ही गया था, क्योंकि तुम लोग बिल ही कितना बनाया था? मेरा बिल कितने का बनाया था? 1500 का। तो हम उस समय पेमेंट करते या नहीं करते तो भी मेरे को ये 25% डिस्काउंट मिलने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट तुम क्यों लगाए? डिस्काउंट का ऑफर क्यों रखा था? अपना सेल बढ़ाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। किस लिए अट्रैक्ट करने के लिए? पैसा लेने के लिए या गुड्स बेचने के लिए? गुड्स बेचने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गुड्स बिके, इसलिए हम लोग ये ऑफर लगाए थे। तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इस टाइप यहाँ पे जो डिस्काउंट यूज हुआ इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट तुम लोग देख क्यों रहा था? अपना सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है? अपना सेल इंक्रीज करने के लिए क्या दे रहा था? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो तुम लोग डिस्काउंट दिया, ये कौन सा डिस्काउंट दिया? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया? पैसा जल्दी कलेक्ट करने के लिए। क्या तुम बोल सकते हैं कि सर ये डिस्काउंट हम इसलिए दें कि मेरा सेल बढ़ जाए? नहीं यार, तुमको सेल से क्या मतलब था? सेल तो पहले ही हो चुका था। ये डिस्काउंट किस लिए दिया था तुम? ये पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए।
दोनों इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसमैन के लिए, सेल भी बढ़े और पैसा भी रिकवर हो जल्दी से जल्दी, तब तो बिजनेस आगे ग्रो होगा। अगर सेल हो जाए पैसे नहीं रिकवर हो तब तो फिर बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों हम लोग देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि हम लोग अपने सेल को प्रमोट करना चाहते हैं। और कैश डिस्काउंट हम लोग किस लिए देते हैं? क्योंकि हम लोग अपने पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट को रिसीव करने के लिए, मतलब तुरंत तुरंत पैसा रिसीव हो, इसलिए हम लोग कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। अब इसके ऊपर कुछ एक काम करें, दोनों ऊपर लिखवाना है मेरे को, ट्रेड डिस्काउंट पे भी और कैश डिस्काउंट पे भी। तो एक काम करते हैं, हम कंपैरिजन करते हुए दिखा देते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। वैसे में दोनों पॉइंट से कवर हो जाएगा और दोनों को हम लोग समझ भी लेंगे। तो लिखो, एक साइड ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे साइड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक एक पॉइंट समझाते जाएंगे, एक एक पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखो, सबसे पहला दिया क्यों जाता है? इट इज गिवन, पॉइंटर करके लिख सकते हैं। इट इज गिवन बाय द सेलर इट इज गिवन बाय द सेलर टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? सेल्स। इट इज गिवन बाय द सेलर टू प्रमोट सेल्स, ठीक है। यहां लिखो, कैश डिस्काउंट इज गिवन, कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब, बोलने का मतलब होता है तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी। प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम इट्स बायर्स, ठीक है। बायर्स लोग से तुरंत तुरंत पेमेंट रिसीव करे, इसलिए हम लोग क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। कुछ ज्यादा छोटा लिखते हैं क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ना कि पूरा फाइल के दिखे, ठीक है। आज तक मैनेज कर लो। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ना एक सर्टेज परसेंटेज पे देते हैं। ऐसे तो हम लोग कैश डिस्काउंट भी यहाँ पे जो एग्जांपल लिए उसमें सर्टेज परसेंटेज पे भी है, लेकिन चलो पॉइंट लिखते हैं तो फिर क्लियर होगा। लिखो, इट इज गिवन, इट इज जनरली गिवन, इट इज generally given at a fixed percentage on MRP। MRP का एक और नाम है, स्लैश करके लिख दो, लिस्ट प्राइस, LIST, लिस्ट प्राइस, ठीक है। टैग पे जो प्राइस चिपका हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कैसे देते हैं हम लोग? एक सर्टेन परसेंटेज लिखा हुआ होता है कि हर एक प्रोडक्ट पे या इस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, हमारे यहाँ कितना % डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। और कैश डिस्काउंट के बारे में लिखो, इट इज गिवन, इट इज गिवन at, it is given on the, it is given on certain conditions। सर्टेन कंडीशन है जो कि फुलफिल होगा तभी हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या था कि अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। लिखो, इट इज गिवन, ट्रेड डिस्काउंट में इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? सेल करने के टाइम पे, जिस समय सेल होता है उसी समय ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं ना। तो लिखो, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ सेल्स। और कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं? जिस समय पैसा मिलता है।
तो लिखो इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट, जो भी लिख लो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही लिख लेते हैं। पेमेंट करने के समय पे हम लोग क्या डिस्काउंट देते या लेते हैं। एक बात बताना, जब हम लोग गुड्स बेच रहे थे तो बिल बना कैसे था? एमआरपी 2000 का था, 500 घटाए थे, और बिल हम लोग कितने का बनाए थे? बिल हम लोग मात्र 1500 का बनाए थे। तो ये 500 का बिल बना था क्या? नहीं। ये 2000 का बिल बना था क्या? नहीं। तो 2500 का जब बिल ही नहीं बना, डायरेक्टली हम लोग 1500 का ही बिल बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 रुपया हम लोग कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किए, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या दिखा दिए कि हम लोग गुड्स बेचे ही कितने का? 1500 का बेचे। तो अभी तो तुमको ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इस पे तुम डिटेल बहुत सारा क्वेश्चन होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं लिखते ही नहीं है। कहीं लिखे क्या? ट्रेड डिस्काउंट तो लिखे ही नहीं, हम डायरेक्ट बिल ही कितने का बना दिए? 1500 का बना दिए। ये थोड़ी बोले कि नहीं 2000 का था तो पहले 2000 का बिल बनाए फिर बिल माइनस किए, ऐसा थोड़ी किए। हम लोग तो डायरेक्टली बिल ही कितने का बना दिए? 1500 का बना दिए। ध्यान देना, कहीं भी जब ट्रेड डिस्काउंट वगैरह चलेगा तो कहीं भी कोई माइनस करके नहीं लिखेगा, डायरेक्टली दिखा देगा कि बेचे ही कितने का वो सामान, उसने बेचा 1500 का सामान बेच दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन वही कैश डिस्काउंट देखो, बिल बनाया कितने था? 1500 का था, उसके बाद डिस्काउंट लिखेगा, डिस्काउंट 60 रुपीज, उसके बाद ये जाकर के 1440 रुपए का पेमेंट होगा। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल ही कितने से बना रहे थे? बिल ही हम लोग बनाए थे कितना से? 1500 से बिल बनाए थे। ठीक है, ये तो हम आपको कैलकुलेशन के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाएं, अदरवाइज अगर दुकान में आप खरीदोगे तो डायरेक्टली 1500 ही लिख देगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, ये पॉइंट भी लिख देते हैं। लिखो इट इज, सॉरी लिखो वी डोंट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट, we don't record trade discount in our books. बुक्स बोलने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स लिख के भी छोड़ दें तो इसका मतलब क्या हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखेंगे। इधर लिखते हैं कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड, cash discount is separately recorded and treated as expense. एक्सपेंस ही होगा ना, मेरे को 1500 लेना था, 1440 ही लिए, तो 60 रुपए तो मेरा खर्च हो गया ना। समझ में आ रहा है? कितना पॉइंट हो गया? 4 लिख, अरे 4 नहीं, इसमें है यहाँ तक 19 लिखो। 20 लिखो। रिसिप्ट बीच में हेडिंग दो ऐसे, रिसिप्ट। इसको डिफिनीशन नहीं करेंगे, इसको हम ना 2 पार्ट में बांट करके हम लोग इसको दिखा देंगे। रिसिप्ट को क्या दिखाएं? पैसा रिसीव करना। ठीक है, लिखना है रिसिप्ट। इसको 2 पार्ट कर दो। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत समय हम लोग क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे।
करेंगे ना। कुछ कुछ टाइप का जो पेमेंट हम लोग रिसीव करेंगे वो रेकरिंग इन नेचर का होगा। रेकरिंग बोलने का मतलब बार बार होने वाली चीजें। जैसे मेरा दुकान है, किस चीज का, मोबाइल फोन का दुकान है, तो क्या चीज मेरे लिए रेकरिंग होगा, हम जब जब फोन बेचेंगे तब तब मेरे को पैसा मिलेगा। तो फोन बेच करके पैसा मिलना ये क्या होगा, मेरा रेकरिंग इन नेचर होगा। तो फोन बेच करके जो पैसा मिल रहा है ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। सो हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज ऐसा पैसा रिसीव होगा जो नॉन रेकरिंग इन नेचर का होगा। नॉन रेकरिंग बोलने का मतलब कि वो कभी कभी पैसा रिसीव करेंगे। जैसे मेरा मोबाइल फोन का दुकान था, लेकिन हाँ हम कार से आते थे, और एक दिन मेरा मन किया कि कार बेच दे। एक दिन मेरा मन किया कि कार बेच दे, तो ये कार बेच कर जो मेरे को पैसा मिला ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। बोलने का मतलब है कि जो कभी कभी हो, बिजनेस में नॉन रेगुलर इन नेचर हो, ठीक है ना, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से अलग हो थोड़ा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेकरिंग इन नेचर का जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो आपसे हम लोग ट्यूशन फी बार बार हर महीने लेंगे, तो जब भी हर महीने आपसे ट्यूशन फी लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन सपोज हमारे क्लास में एसी है, अभी एसी थोड़ा बिगड़ गया है, तो हम सोच रहे हैं ये एसी बेच देते हैं और दूसरा एसी खरीदेंगे। तो ये एसी जो बेचे, तो ये एसी बेचने से जो पैसा मेरे को मिला, ये रिसिप्ट क्या रिसिप्ट कहलाएगा, मेरा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ये कभी कभी होता है। अब सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे को लोन का रिक्वायरमेंट है, हम सोच रहे 10 लाख रुपए का लोन ले ले, और ये छोटा मोटा क्लास है ना, इसको बड़ा फैला करके एक मस्त 1 फ्लोर का एकदम पूरा कंस्ट्रक्ट कर पाए और फिर उसमें आप लोग को पढ़ाएंगे। तो बैंक से हम लोन लिए कितने का, 10 लाख रुपए का। तो ये 10 लाख बैंक से लोन लिए, ये भी रिसिप्ट है, पैसा तो है मेरे पास, ये भी रिसिप्ट है। तो ये रेकरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा या कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन, मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस में हम ओनर है, मेरा बिजनेस है, हम सोच रहे हैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दें, ठीक है। तो ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बिजनेस के लिए तो रिसिप्ट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे रिसिप्ट कहाँ है, यहाँ पे तो पेमेंट है। अरे नहीं, बिजनेस के पास तो पैसा आया ही ना, तो बिजनेस के लिए क्या है, रिसिप्ट है। तो बिजनेस जो पैसा रिसीव किया कैपिटल का, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू या कैपिटल, नहीं कैपिटल। डेली डेली थोड़ी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, एक बार में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो रेकरिंग नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रेकरिंग इन नेचर होगा। और वही हम कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, हम किसी का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। लोग आते हैं मेरे से इनकम टैक्स के ऊपर एडवाइस लेते हैं, हम उनको एडवाइस देते हैं और बदले में उनसे हम क्या चार्ज करते हैं, कंसल्टेंसी फी। तो हम ये कंसल्टेंसी फी चार्ज कर रहे हैं, ये मेरे लिए क्या होगा, रेवेन्यू इन नेचर होगा या कैपिटल इन नेचर होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। हम लोग डेली इसी पे बिजनेस ही कर रहे हैं, हम लोग कोई कमीशन इनकम कर रहे हैं, हम लोग हम कमीशन वाला बिजनेस कर रहे हैं। अब मेरे को जो कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मेरे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब सर जो काम आप बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बिजनेस में अगर आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके अलावा बाकी सारे रिसिप्ट जो अभी जितने भी तरीके का रिसिप्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, पॉइंटर के फॉर्म में लिखवा देते हैं इसको भी। लिखो, फर्स्ट बुलेट देकर के लिखो, कैपिटल रिसिप्ट में नॉन रेकरिंग इन नेचर, क्या लिखना है, नॉन रेकरिंग, RECURRING, नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर मतलब कभी कभी होने वाली चीज है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे बुलेट दे करके, क्या नेचर, रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग पे स्टार मार करके कोई लिख सकता है, किसी को समझने में जिसको दिक्कत आएगा, फ्रीक्वेंट, या फिर इसको और बोल सकता है, क्या इसको बोल सकता है, रेगुलर, रेगुलर होने वाली चीजें, ठीक है। रेकरिंग को जिसको समझना है कि रेकरिंग किसको बोलते हैं, रेकरिंग मतलब फ्रीक्वेंट होने वाली चीजों को क्या बोलेंगे, रेकरिंग आइटम। रेगुलर जो रेगुलर बिजनेस में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेकरिंग आइटम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट में, लिखो एग्जाम्पल दिखवाते हैं, ठीक है ना।
सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार, हम लोग कार बेच दिए, ये क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ये मेरे बिजनेस का कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए, कार ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन सा एसेट होता था? वो एसेट जो बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए हो, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस होगा कि डेली एक कोई फिक्स्ड एसेट बेच देता होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आज फर्नीचर खरीदे कल बेच देते हैं, आज एसी खरीदे कल बेच देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कोई भी बिजनेस। हाँ सर, एसी दुकानदार वाला होगा तो एसी दुकानदार वाले के लिए एसी गुड्स आता है, उसका फिक्स्ड एसेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। सपोज मेरा बिजनेस ही है एसी बेचने का, तो मेरे लिए एसी फिक्स्ड एसेट्स होगा कि मेरे लिए गुड्स होगा? मेरे लिए गुड्स होगा। हम बिजनेस ही किससे कर रहे हैं? एसी का ही, तो मेरे लिए एसी क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो सेल ऑफ कार या फिक्स्ड एसेट्स हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और क्या एग्जांपल था? और लिखो, बैंक लोन रिसिप्ट, बैंक लोन रिसिप्ट, बैंक से हम लोग जो लोन लिए ये भी क्या कहलाएगा मेरे लिए? कैपिटल रिसिप्ट। ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल इन्वेस्ट बाय ऑनर, हाँ वो भी लिख दो, चलो लिखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। ओनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, वो भी क्या कहलाएगा हमारे लिए? कैपिटल रिसीट, ठीक है। इधर क्या क्या एग्जांपल लिए थे? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे, क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद कमीशन इनकम, ये भी क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू रिसीट। और क्या था? और कोई बिजनेस कर रहे थे, कंसल्टेंसी इनकम हुआ था, तो कंसल्टेंसी इनकम क्या हो गया हमारा? इनकम। डन, समझ गए हम लोग कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे? डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इनकम 21। इनकम, सर इनकम किसको बोलते हैं? इनकम किसको बोलेंगे? इनकम लिखो, इनफ्लो। इनकम का मतलब क्या होता है? आ रहा है पैसा। इनका मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, और वो किसी भी तरीके से आए, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इनकम। लिखो, इनफ्लो फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनफ्लो फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन एनी मैनर। ठीक है। एग्जाम्पल, सेल करेंगे तब भी मेरे पास कैश का इनफ्लो आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे भी क्या होगा? मेरे पास इनफ्लो होगा, इनकम आएगा मेरे लिए। और क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का जो सेल करेंगे उसमें भी मेरे को क्या होगा? इनकम आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या? एनी मैनर, (22 पॉइंट होगा ना? 22 सेकेंड होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, चलो लिखते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट life of a business is divided
into parts. And these parts are known as accounting period. ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं. इन इंडिया accounting period starts from first April and ends on 31st March. Starts from 1st April and ends on 31st March of next year. ठीक है, फिर एक पैराग्राफ चेंज कर लेना. लिखो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, at the end of financial year, business organization prepares its financial statements. ठीक है, लिख लिया सब लोग. हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए. तो अकाउंटिंग में माना जाता है कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो चलता जाएगा. प्रॉफिट कमाएंगे, और चलेगा. कहाँ पे? बिजनेस प्रिपेयर्स, PARES, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स. ठीक है, चलो जल्दी कंप्लीट करते हैं इस पॉइंट को. इधर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या मान के बिजनेस करेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, आराम से बिजनेस करेंगे और बिजनेस चलता जाएगा और चलता ही जाएगा, इंडिफिनिट टाइम तक चलता जाएगा. लेकिन अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम लोग को एक पॉइंट ऑफ टाइम में रुक के देखना नहीं चाहिए कि अभी तक हम लोग कितना कमाए, अभी मेरा क्या पोजीशन है? देखना चाहिए ना. अब आप ही कोई, आपके फैमिली किसी का बिजनेस होगा तो लोग देखते होंगे, बताते होंगे ना, इस साल का मेरा इतना कमाई है, इस मंथ का मेरा इतना कमाई है, इस साल मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला, इस साल मेरा बिजनेस खराब हो गया तो क्या डिसीजन लेना है, कैसे बिजनेस को सुधार करे, या अच्छा हुआ है तो उसको और अच्छा कैसे करे, है ना. तो जो इंडेफिनिट लाइफ बिजनेस तो कंटिन्यू चलते रहेगा. कहीं ऐसा करे कि बस बिजनेस को चलाते रहे, किसी कोई मतलब ही नहीं रहे कितना कमाए कितना गवाए, तो क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं, बिजनेस तो नहीं चलेगा. तो होता ऐसा है कि जो इंडेफिनिट लाइफ है बिजनेस को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बांट देते हैं. कैसे पार्ट में बांट देते हैं हम लोग? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं. ऐसे बांट दिए इसको. ठीक है, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड. तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पीरियड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अकाउंटिंग पीरियड. फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड. इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड. फिर इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड. फिर इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे 20 लोग बैठा हुआ है, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं. मेरे को ऐसा लगता है, इस लड़की को ऐसा लगता है कि हम स्टार्ट करेंगे, मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, खत्म होगा 31 दिसंबर को.
1 साल का हम लोग बिजनेस करेंगे, फिर ये देखेंगे। ये लड़की ऐसा चाह रही है। ये लड़की बोल रही है नहीं नहीं, मेरे लिए फरवरी ज़्यादा लकी है, तो हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और एंड कब करेंगे? 31 जनवरी को। ठीक है। ये लड़की और ज़्यादा स्मार्ट है, ये बोल रही है हम अपना बर्थडे से स्टार्ट करेंगे, मेरा बर्थडे इतने तारीख को आता है, वहाँ से 1 साल स्टार्ट करेंगे। तो जो अगर हर लोग अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड रखेगा तो सरकार को दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सरकार को दिक्कत आएगा। तरीके से आप लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, अपना कमाई सरकार को नहीं बता पाएंगे। सरकार पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना कमाया, टैक्स दो, ये बोल रही वहाँ से वहाँ तक का तो हमको पता ही नहीं है, मेरा बर्थडे से चाहिए तो बताते हैं। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक कंट्री में, अगर एक कंट्री में हम लोग सब रह रहे हैं तो सब लोग एक अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करें, है ना। तो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड सारे बिजनेसमैन कैसे फॉलो करते हैं? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब वो एंड होता है? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को वो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड हम लोग समझ गए कि इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बहुत सारे कंट्री में अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। अब इंडिया में क्या किनको क्या चूल पड़ा था कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं, वो इंडिया वाले जाने, ये हमारे वो लोग समझे, सरकार समझे ऐसे। लेकिन सुनने में आया है ऐसा कि आने वाले कुछ समय में हम लोग का भी अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कब होगा? 8 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, लेकिन सुनने में आया कि ऐसा होने की बातें चल रही है। ठीक है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड आपको मिलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च से मिलेगा। तो जो बुक में पैटर्न रहेगा उस पैटर्न को फॉलो करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। कल बोलने का मतलब नेक्स्ट क्लास हमारा जिस दिन भी रहेगा उस दिन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।